आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हाँ क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि सारे पेपर जैसे आपने हिंदी का एग्जाम दिया, इंग्लिश का एग्जाम दिया, तो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर चेक होगा एग्जामिनर के द्वारा, तो उसमें जो नंबर देने का स्कीम है यानी मार्किंग पद्धति है वो किस तरीके से दिया जाता है। आपके लिखावट के भी नंबर दिए जाते हैं। आपका साफ साफ लिखा हुआ अगर आंसर भी है और गलत भी है तो भी आपका मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो आपका ज्योग्राफी है इसमें आपका साफ रहे चाहे खराब रहे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी भाषा में और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही तर्क के आधार पर आंसर नहीं लिखते हो तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे वीडियो के क्वेश्चन को देखिएगा, लेक्चर को देखिएगा जो आपको समझाते हैं, ना कि हजारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताते हैं। भले ही आप 10 क्वेश्चन कीजिए लेकिन समझ कर जाइए कि आखिर होता क्या है उसका आंसर, अपनी लैंग्वेज में किसी को बता सको, लिख सको कहीं कॉपी में। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करके बताते जाएंगे और ध्यान से समझेंगे, और इसी तरह लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी जब तक आपका भूगोल का एग्जाम नहीं होता है। तो नए व्यूअर बस आपको यही चीज़ करना है, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड रहे, शाखाएं तो रहेगी लेकिन अगर ये वर्ड रहे तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, मानव भूगोल के 6 विभिन्न क्षेत्रों के नाम को बताए या फिर उल्लेख करे। तो उल्लेख वाला यहाँ पर मिसप्रिंट है, उल्लेख वाला कहाँ पर पूछा जाएगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना होगा, एक एक नाम मेंशन करना होगा, उसके बाद इस तरीके से डाइस देकर कुछ लाइन आपको उसके बारे में लिखना होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। तो खैर यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानव भूगोल के टोटल 6 अलग अलग क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक भूगोल है पहला, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा आवास भूगोल, चौथा नगरीय भूगोल, पांचवा जनसंख्या भूगोल और छठा आर्थिक भूगोल। तो ये टोटल 6 भूगोल है मानव भूगोल के। देखिए भूगोल वर्ड अगर अलग से आता है तो वो अलग क्षेत्र है, अलग तरीका है, अलग टॉपिक है, लेकिन जो आपका अगर यहाँ पर मानव वर्ड आ जाता है तो वो अलग टॉपिक है। जैसे जिस तरीके से अगर क्वेश्चन में आता है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोस्थेनीज होता है, लेकिन अगर यही चीज मानव भूगोल आ जाता है तो उसके जनक कौन है, तो रेडजेल है। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो वो भी आपका रेडजेल होगा। यानी मानव वर्ड आ जाता है तो रेडजेल, और नॉर्मली भूगोल आ जाता है तो इरेटोस्थेनीज हो जाता है। तो अलग अलग देखिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के उपागमों का नाम लिखे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं उपागम और क्षेत्र कि हम किस चीज में अध्ययन कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कि आपका धरातलीय क्षेत्र भी हो सकता है, लोगों के समाज में जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे समाज में आपका सामाजिक भूगोल भी होता है, राजनीतिक भी होता है, और भूगोल यानी जो जमीनी बनावट है उसमें आवास वाला क्षेत्र भी आता है। लोगों के रहन सहन वाले अगर बात करें तो नगरीय भी होता है, ग्रामीण भी होता है, जनसंख्या यानी लोगों की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, आर्थिक भूगोल क्षेत्र होता है। लेकिन उपागम क्या होता है, उपागम में किसी भी चीज का हम लोग अध्ययन के रूप में देखते हैं, जैसे कि अन्वेषण यानी शोधकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है, रिसर्च करना, और विवरण। तो ये आपका कैटेगरी हो जाता है उपागम, मानव भूगोल की ये उपागम है। इसके बाद क्षेत्रीय विभेदन, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, सॉरी यहाँ पर दूसरा ये हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, प्रदेशों के विश्लेषण वाले स्टडी होते हैं इसमें। इसके बाद क्षेत्रीय विभेदन, अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या विभेदन है, क्या क्या भेद है, यहाँ पर ये वातावरण है, वहाँ पर वो वातावरण है, यहाँ पर इतना डिग्री बारिश होता है, वहाँ पर इतना डिग्री बारिश होता है, तो वही क्षेत्रीय विभेदन हो गया, वहाँ की जनसंख्या कम है, यहाँ की ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। स्थानिक संगठन, ठीक है, तो इस तरीके से टोटल, और ये आखिरी आपका मानवतावादी आमूलवादी विचारधारा, टोटल 5 है आपका उपागम। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 4 नंबर, आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र कौन कौन है। अब आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र आपको बताना है। अभी आपने क्या देखा कि मानव भूगोल के टोटल कितने क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 क्षेत्र है जो यहाँ पर देखिए। अब इनमें से आपको आर्थिक भूगोल का 6 उप क्षेत्र के बारे में देखना है। तो देखिए आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसा कौड़ी रुपया यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो देखिए आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र कौन होंगे, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, इसके बाद हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये आपका 6 आर्थिक भूगोल से आता है, यानी जिससे पैसा कौड़ी हमें मिलती है, अर्थव्यवस्था बनती है, वो आपका 6 कैटेगरी के अंडर में आ जाता है। विपणन का मतलब भी होता है फैक्ट्री वगैरह, छोटे छोटे फैक्ट्री वगैरह जो भी है, व्यापार व्यवस्था लगाना, वही चीज़ है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नवनियतिवाद से क्या अभिप्राय है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ समझिएगा। तो नवनियतिवाद क्या है, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ। प्रकृति ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं। प्रकृति ने मानव के लिए विकास के लिए भरपूर अवसर दिया है।
जो प्रकृति है, लेकिन मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। भले ही प्रकृति मनुष्यों के लिए पूरी तरीके से लाभदायक है, उसका लाभ उठाकर आप खूब विकास करो। जैसे कि बांस कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक चीज है, हम चाहेंगे तो उससे कागज बनाकर अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना मात्रा में हम बांस का उपयोग करेंगे कि बांस पूरे धरती से गायब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सीमा तक हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सीमा तक प्रयोग करना है, एक लिमिट तक। इसलिए संभववाद पर कई विद्वानों ने आलोचना की है। संभववाद पर इसलिए आलोचना की है कई विद्वानों ने, यानी उसमें गलतियां निकाली है, और ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है। यानी ये जो नवनियतिवाद है ये कब प्रस्तुत हुआ? जब इससे पहले जो विचारधारा था संभववाद का, तो उस पर कई विद्वानों ने गलतियां निकाली, आलोचना की, और उसके बाद एक नई विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत हुई। अब इसमें क्या है कि भाई एक लिमिट तक आप यूज कर सकते हो प्रकृति का, और उसके अनुसार भूगोलवेत्ता का कार्य एक परामर्शदाता है, ना कि प्रकृति की आलोचना करने का। यह निश्चयवाद तथा संभववाद में एक मध्यम वर्ग है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी बोला जाता है। निश्चयवाद और संभववाद का बीच वाला रास्ता है, और इसे ही रुको और जाओ का निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, जीन्स ब्रून्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकारों के आवश्यक तत्व कौन से हैं? जीन्स ब्रून्स द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार कौन से आवश्यक? तो देखिए यहाँ पर मृदा के अनु उत्पादक व्यवसाय से संबंधित, यानी धरती में, ठीक है, धरती से रिलेटेड जिसका उपयोग व्यवसाय के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपका मकान हो जाता है, दूसरा सड़कें। इसके बाद आगे देखिए वनस्पति और जीव जगत से संबंधित तथ्य, तो ये आपका कृषि और पशुपालन है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए मृदा तथा पशुपालन के विनाशकारी उपभोग से संबंधित तथ्य, पौधों और पशुओं का विनाश और खनिजों का अवशोषण। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आमूलवादी, यानी इसको बोल सकते हो रेडक्लिफ विचारधारा क्या है? यानी मानव भूगोल में जितने भी विचारधाराएं हैं, जैसे अभी हमने एक पढ़ा, उसी तरीके से ये भी एक विचारधारा है, और इसका विकास 1970 के दशक में हुआ है। इस विचारधारा के अंतर्गत निर्धनता यानी गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता, जिसे गरीबी के कारण क्या होता है, समाज में एक असमानता जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह गरीब है, वह अमीर है। तो सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, और इसकी अवधारणा है कि पूंजीवादी के विकास के कारण ही सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। पूंजीवादी विकास समझते हो, मतलब प्राइवेटेशन का विकास अगर हो जाता है तो उसी के कारण ही सामाजिक समस्याओं का भी उद्भव होता है। ये हो गया रेड की विचारधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, नियतिवाद, जिसको हम लोग निश्चयवाद भी बोल सकते हैं, क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है, नियतिवाद ऐसी भौगोलिक संकल्पना है जो बतलाता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, यहाँ तक कि शारीरिक गुण भी प्राकृतिक वातावरण के तत्वों द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य का जितना भी क्रियाकलाप है, चाहे वो शारीरिक गुण ही ना हो, सारा प्राकृतिक वातावरण के तत्वों द्वारा ही कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। इसी को नियतिवाद या फिर निश्चयवाद बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? रेड जेल के अनुसार, अच्छा आप लोग एक कोशिश कीजिएगा, जितने भी विद्वान हैं उसके अनुसार मानव भूगोल का अलग अलग परिभाषा दिया गया है, तो कम से कम आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी विद्वान है उनके द्वारा भी। तो देखिए यहाँ पर रेड जेल के अनुसार मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा मानव का जो समाज है, समाज समझते हो, और पृथ्वी तल यानी पृथ्वी का जो धरती है, तल है, उसके बीच संबंधों का, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है, मानव का जो समाज है और पृथ्वी यानी धरती के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, उसी का जो संश्लिष्ट अध्ययन है, पूरे डीपली हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, समाज और धरती से जोड़कर, संबंध बनाकर, उसी को ही बोला गया है रेड जेल के द्वारा मानव भूगोल। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें मुख्य शाखाओं के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भले ही मुख्य वर्ड डाल दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, 2 शाखाएं हैं। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुशियन फैब्रे ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक है वो आपका चार्ल्स डार्विन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? ये निश्चयवाद एक अलग चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। वहाँ भी उसी तरीके से बात बोला गया है कि मनुष्य जो है ना पूरी तरीके से प्रकृति पर ही ढल चुका है, पर्यावरण पर ही ढल चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, तो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। तो दोनों अलग नहीं है। इसमें अगर पर्यावरण जुड़ गया और निश्चयवाद, तो इसका मतलब हो गया है कि प्रकृति के अनुसार अपने आप को मनुष्य जो है वो ढलने की कोशिश करना ही
पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढलना चाहता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका राजनीतिक भूगोल के दो उपशाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्वाचन भूगोल और दूसरा सैन्य भूगोल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रेडरिक रेटजेल ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संभववाद क्या है? तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पर्यावरण निश्चयवाद। तो इसमें क्या था कि हम प्रकृति के अनुसार ढल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका संभववाद है इसमें क्या था? प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास, फैक्ट्री का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना। वहां पर हम लोग प्रकृति के अनुसार हम लोग ढल रहे थे, लेकिन प्रकृति को यहाँ पर अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। तो दोनों का आंसर थोड़ा सा अपोजिट है, देख लीजिएगा। आगे देखिए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। आगे देखिए मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ था? 1990 के दशक में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन में से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और नए फीवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।